दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी जाए। जनरली खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी लोग अक्सर मारते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि सर पे कैसे मारी जाए। अभी इसको थोड़ा ग्रैंड बनाते हैं, बड़े स्केल पे, तभी नजर आएगा लोगों में। तो एक काम करते हैं कि 5-10 मीटर की कुल्हाड़ी बनाते हैं, फिर ये काम करेंगे। अब जब कुल्हाड़ी इतनी बड़ी हो चुकी है तो एक सर से काम कैसे चलेगा। ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे 10 या 15 सर होने चाहिए तभी उसको जस्टिस मिलेगा। तो ये सब अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ऐसे कैसे बेवकूफ इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, कुछ सर पैर नहीं है बातों में। तो सही सोच रहे हो आप लोग। ये लॉजिक वाला शब्द है वो डिक्शनरी से भी गायब हो चुका है, पिक्चरों में से भी, और अभी तो भाषणों में से भी गायब हो चुका है। रिसेंटली मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी मैंगो आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल देखा, तो वहां पे पोस्ट कुछ ऐसा था, इट्स इंडिया वर्सेस इंडिया। वो बात अलग है कि इंडिया में फुल स्टॉप्स आ जाता है बाद में। दूसरे पोस्ट्स में कुछ ऐसा था, दिस बाहर भी गोज फॉर फॉरेन ट्रिप्स व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस इन नेशन, लापता भारत का प्रधानमंत्री, और ऐसी बहुत सारी पोस्ट थी। अब ऐसी चीजें कोई रोस्टर करे तो समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पे जब पार्टीज करती है ऐसा तब उनका आईक्यू समझ आता है। दूसरी ओर जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो वहां पे थोड़ा सा पवित्र माहौल था। तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ज्ञान हुआ कि बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा पवित्र साइड पे था, जहाँ पे देश की बातें हो रही थी, जैसे कि देश कितना महान है, कितना प्रगति कर रहा है, कौन सी नई स्कीम्स आ रही है, वगैरह वगैरह। तो आइए डाइसेक्ट करके देखते हैं कि क्या है सच्चाई भारत वर्सेस इंडिया की, और ये इंडिया क्या है फुल स्टॉप्स इन बिटवीन। जानते हैं इस वीडियो में एक रेशनल सोच के साथ कि क्या बेहतर है देश के हित में। तो पास्ट में मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि क्यों बीजेपी का कोई टक्कर देने वाली ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो हमेशा ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी को टारगेट करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उनकी गलतियां निकलते हुए हमेशा दिख जाती है, लेकिन उनके भाषणों में ये नहीं दिखता कि उन्होंने क्या किया है समाज के लिए या फिर देश के लिए। हमेशा से एक शख्स या फिर एक पार्टी को टारगेट करते हुए हेट या फिर मैनिपुलेटिव सोशल मीडिया पोस्ट या फिर स्पीचेस में आपको साफ साफ दिख जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि दूसरे की सीढ़ी काटने से अच्छा है आप खुद का रास्ता बनाओ और ऊपर चढ़ो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरे को खींचातानी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब कुछ बच्चे तो उस वक्त समझ जाते हैं, लेकिन ये 53-54 साल के नौजवान नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें भी होती है। अब जैसा कि 2024 के इलेक्शंस नज़दीक है, तो वैसे में हर कोई जानता था कि कौन पावर में आ सकता है। तो पार्टीज ने सोचा कि क्यों नहीं एकजुट होकर एक अलायंस बनाया जाए 26 पार्टीज को लेकर, और लड़ा जाए एक पार्टी के खिलाफ। अब ये 26 पार्टीज के अलायंस में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आप हो गए, ममता जी की पार्टी हो गई, नीतीश जी भी जुड़ गए हैं इसमें, और काफ़ी सारी मेजर रीजनल पार्टीज को एकजुट करके टीम इंडिया बनाई गई है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। Mamata said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. The violence that takes place in Bengal, you know, the scams, the Sharda scams that have taken place. आणि राहुल गांधी दुर्दैवाने होत तर नाही। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक टाटा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसमें लॉजिक काफ़ी सिंपल है कि जिम में जाके ट्रेनिंग करके उस काबिल बनाने से अच्छा है 2-3 लोगों को साथ में लाओ और एक शख्स से मुकाबला करवा लो आर्म रेसलिंग का, तो थोड़ा ऐसा टक्कर वाला माहौल हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अलायंस का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया, इंडिया। ये पूरा खुद का अलायंस का नाम देखने के लिए राहुल जी को ऐसे पेपर में देखना पड़ता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, INDIL। अब नाम ऐसा रखा गया है कि अगर बीजेपी भी 2024 के इलेक्शन जीतती है तो ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने इंडिया को हरा दिया। अब इसको अपोज करते हुए बीजेपी ने भी कहा कि देश के नाम पे, इंडिया के नाम पे ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए अलायंस का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी एक इंसान को हिट करती है। अब कोई देशभक्त ये भी नहीं कह सकता कि इंडिया हरा। इनकी कुछ अलायंस स्पीच भी देखने वाली थी। एक रियल चैलेंज लिया है भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है।
और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया। इनके रियल चैलेंज से ज्यादा रियल तो रियल का जूस है। हंसी की बात ये है कि इनसे एक बंगाल हैंडल नहीं होता और ये देश को हैंडल करेंगे। और इसके लिए अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, डाउनफॉल ऑफ बंगाल बाय ओपन लेटर। वहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा कि बंगाल का डाउनफॉल कैसे हुआ। और उस वीडियो के कमेंट्स में दिख जाता है कि कैसे पॉलिटिक्स ने बंगाल को खोखला कर दिया। और सेम इश्यू बिहार के साथ भी है, उसका भी आप वीडियो डिटेल देख सकते हो ओपन लेटर की चैनल पे। और उस चीज का प्रूफ कमेंट सेक्शन में आप साफ देख सकते हो। इसका रीजन है कि वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो रैशनल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। अब बात करते हैं कि अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी फॉरेन नेशनल कांग्रेस और उनका फेस, ये इंडिया को देश नहीं मानते। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड as a nation, it is described as a union of states. India is not described as a nation. It's described as a union of states. चलो मान लेते हैं कि एक बार को ये लाइन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं उठाई गई है। Of the constitution saying India, that is Bharat, is a union of states as per the constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with the students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. One second, did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ। देखो गलती होती है, वो फिर चाहे अंबानी हो, अदानी हो या फिर गांधी हो, लेकिन एक माफी मांगना एक सिविलाइज्ड इंसान का कर्तव्य होता है। इनको ऐसे ही लिविंग मीम लेजेंड नहीं कहा जाता, ये एक्सपर्ट है बिना सर पैर वाली इलॉजिकल बातें करने में। But the nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed, one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. ये तो चलो ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी को डिफेम कर दिया, लेकिन ये इंडिया को भी डिफेम करते हैं अपनी फॉरेन विजिट पे। Country that is not allowed to speak, and then a prime minister's office that tells the prime minister the truth. You cannot have those two things. The prime minister has to have an attitude. I want to listen. And then from there, everything flows down. देखो अगर ये वीडियो में जो बोला है वो सच हुआ होता तो ये बोलने के लिए ये अभी इधर बैठे नहीं होते, कहीं भी गायब हो गए होते। अच्छा है कि ये चाइना में नहीं थे, वरना 2 दिन में। इनका और एक नाटक है भारत जोड़ो यात्रा। देखो भारत जोड़ो यात्रा इतनी ही सच्ची थी जितनी की गौरव तनेजा की देश का धोनी थी। पब्लिसिटी स्टंट और पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। The freedom movement of India, we might not like to say this, the freedom movement of India began in South Africa. What is happening, for example, to the Muslim community in India today, happened to the Dalit community in the 80s. Wait a minute. Happened to the Dalit community in the 80s. मैंने वीडियो के पहले कुल्हाड़ी की बात इसीलिए की थी क्योंकि 1980s में कांग्रेस की सरकार थी। और यही डिफरेंस है एक रेस्पॉन्सिबल लीडर में, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री कहीं पे विदेश जाते हैं या फिर कहीं पे विजिट करने जाते हैं तो देश की महानता के बारे में बात करते हैं, देश के अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाती है, कितना डेवलप कर रहा है उसके बारे में बात की जाती है। आज दुनिया के 40%, 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है। अब इनको कैसे समझाए कि लीडर का एक ऑरा होता है। लीडर का काम ये नहीं होता है कि बच्चों के कच्चे साफ करना, लीडर का काम ये होता है कि जब बच्चे देश से बाहर जाए या फिर बच्चों का नाम लिया जाए तब विदेश में सब सर उठा के देखने चाहिए। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस वीडियो पे कुछ टिप्पणियां दे सकता हूँ। किसान दुखी, पाटीदार दुखी, पिछड़ा समाज दुखी,
दलित समाज दुखी, आदिवासी समाज दुखी, और मैं ढूंढ रहा हूं गुजरात में अगर सब लोग दुखी हैं तो खुश कौन? क्या मेरे चेहरे से लगता है कि मैं दुखी इंसान हूँ? कुछ दिन गुजारो गुजरात में, क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चल जाएगी आपको। इनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो हम दुखी है, इसीलिए 1995 से बीजेपी की सरकार चल रही है हमारे स्टेट में। अब आते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी पे जो कि इस अलायंस का हिस्सा है, मैंगो आदमी पार्टी। अब इनका भी भाषण थोड़ा सुन लेते हैं। इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. मुझे ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आईआईटी में पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल होते। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मिनट सर, आपके लिए भी कुछ शब्द है हमारे पास। तो बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ नए रिफॉर्म्स आए, नई योजनाएं आई, तो उसकी लिस्ट आपको बताना हमने जरूरी समझा। एक सेकेंड। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, स्वदेश दर्शन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना, कृषि आदमी बीमा योजना, उड़ान स्कीम, किसान विकास पात्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान सरकार स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो रियलिटी ये है कि अगर इनको देश सौंपा तो ये टुकड़े करके बेच देंगे, जैसे कि हम 70 साल पहले थे। इनका टैगलाइन भी बड़ा ही यूनिक इंटरेस्टिंग है, ओपोजिशन पार्टीज मीट यूनाइटेड वी स्टैंड। देश को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि हम अकेले लड़ नहीं सकते। इनका टैगलाइन थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड टिल इलेक्शन, डिवाइडेड वी रूल। और देखो इतिहास गवाह है कि यूनाइटेड या फिर आप बोल सकते हो कोएलिशन गवर्नमेंट कभी नहीं चली है, और इसको हाइड करने के लिए ब्यूटीफुली मस्त फ्रेम किया जाता है और फिर आपके सामने ऐसे परोसा जाता है। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। देखो देश का विकास तभी हो पाता है जब एक पूरा देश एक आइडियोलॉजी पे चले। चाइना इसका प्राइम एग्जाम्पल भी है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, 140 करोड़ लोगों का घर है, और 140 करोड़ लोगों में सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते। अगर एक परिवार हो तो वहाँ पे भी सभी लोगों को खुश नहीं किया जाता। 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो नाखुश होंगे परिवार के डिसीजन पे, और अगर सब परिवार में ऐसे मनमानी करते रहे तो परिवार नहीं रहेगा। और ये वाली अलायंस ये आइडियोलॉजी लाना चाहती है जो हम 70 साल पहले छोड़ चुके हैं, जो कि धर्म, कास्ट, रिलीजन के नाम पे ऐसा बटा हुआ था। वो आइडियोलॉजी लाना चाहती है टीम इंडिया। आज चाइना, गल्फ कंट्रीज इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले से सोच लिया था कि ये धर्म वाली चीजें हमें पीछे छोड़नी पड़ेगी देश के विकास के लिए। और इसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, आप देख सकते हो बाद में। और माना कि बीजेपी एक हिंदू आइडियोलॉजी में बिलीव रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता जैसे कि इसको फ्रेम किया जाता है कि मुस्लिम्स को दबाया जाता है, माइनॉरिटीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मुस्लिम्स। अगर आप कोई मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री देखो तो उनके मुस्लिम से ज़्यादा अच्छा मुस्लिम
ये हमारे यहाँ पे जी रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेहतर है। पारसीस को ही देख लो, पारसीस मुस्लिम से भी ज्यादा माइनॉरिटीज में आती है, लेकिन पारसीस आर वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड कम्युनिटीज। 2-3 नीट के अटेम्प्ट के बाद तो एक स्टूडेंट भी डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देता है, लेकिन समझदार इंसानों को कैसे समझाया जाए। और हंसी आती है कि इनसे एक ब्रिज नहीं बनाया जाता, ये देश को बनाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो फैक्ट ये है कि इनका कोई नेशनल विजन नहीं है, बस हवा में तीर छोड़ देते फिर खुद ही ले लेते। इस वीडियो का पर्पस ये था कि हर वोटर को एक रैशनल सोच के साथ फैक्ट्स क्लियर करने के बाद वोट डालना चाहिए, और हिस्ट्री के नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड्स देके वोट करो, ना कि फ्री का माल देख के। और अगर इस वीडियो में कही गई कुछ बातों से आप सहमत हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूँ आज हमें इसकी जरूरत है, शायद 1 मिलियन पे इतनी ना हो।